हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे केवीएस एनवीएस टीयर 1 के लिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ठीक है, दोनों में एक तो फर्क समझना चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रगान का मतलब होता है जन गण मन, और राष्ट्रगीत का मतलब होता है आपका, ठीक है, हमारा जो वंदे मातरम है। इन दोनों को ही जो है फ्रेंड्स एक ही दिन अपनाया गया था। वो तारीख है 24 जनवरी 1950 को। हमारे फ्लैग का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आप लोगों से कि फ्लैग को कब अपनाया गया था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जल्दी से, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी दिन जो है हमारे भारत के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है, पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका भी जो है चुनाव हुआ था। पहले भारत के प्रेसिडेंट कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि अंतरराज्य परिषद का आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी याद है अंतरराज्य परिषद, इस पर क्वेश्चन आता है अक्सर, तो 263 इसका आर्टिकल है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। आपको बताया था कि अंतरराज्य परिषद का जो गठन है, ठीक है, इसको बनाता कौन है, तो बनाता राष्ट्रपति है। ओके, राष्ट्रपति के आदेश से ये बनता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर में देखा था। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं अधात्विक खनिज कौन सा है इनमें से ये बोला जा रहा है। तो देखिए खनिज अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, खनिज या जो मिनरल है, कुछ में धातु होती है, ठीक है, धातु मतलब उसके अंदर में लोहा, ठीक है, सोना, चांदी या फिर कॉपर, ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है, वो धात्विक हो गए। और एक होता है नॉन मेटेलिक, जो जिसमें मेटल ना हो, ठीक है, उसमें कोई भी मेटल या धातु ना हो। ओके, तो देखिए मैंगनीज एक धातु है, तो ये धात्विक खनिज है। चांदी अपने आप में एक धातु है, एक मेटल है, ठीक है। सीसा, ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स है। वही अगर मैं संगमरमर की बात करूं तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल है, इसमें कोई भी मेटल वगैरह कुछ नहीं पाया जाता इसके अंदर में, इसकी संरचना बिल्कुल अलग है। संगमरमर जो है फ्रेंड्स, ये आपका पहला लाइमस्टोन हुआ करता था, ठीक है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है उसके ऊपर में बहुत लंबे समय तक जब हीट और प्रेशर पड़ा, हीट और प्रेशर, ठीक है, तो ये कायांतरित हो गया, चूना पत्थर कायांतरित होकर या रूपांतरित होकर बना मार्बल। तो लाइमस्टोन का ही रूपांतरित रूप है मार्बल। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि मार्बल किससे कायांतरित या रूपांतरित होकर बना है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा लाइमस्टोन से रूपांतरित होकर बना है। ओके, एक तरह के कायांतरित जो है मिनरल है ये। तो मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी एक होता है फेरस लौह, और एक होता है अलौह, मतलब जिसमें फेरस ना हो। अब जिसमें फेरस है वो कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों के, तो आयरन, और आयरन में तो आयरन होगा ही, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है, इसकी ये जो है एल्यूमिनियम का है, लेकिन इसके अंदर में आयरन की भी कुछ मात्रा मिलती है। मैंगनीज हो जाए आप लोगों का, ये क्या है, फेरस जो है आप लोगों के जो मिनरल है उसके अंदर में आते हैं आप लोगों के। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी ये बताना है आप लोगों ने। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट के अंदर में है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। स्टेट के अंदर में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी बता दीजिए आप लोग। धर्मपाल जो है फ्रेंड्स ये पाल वंश के सेकंड नंबर के राजा थे। पाल जो डायनेस्टी है उसके सेकंड नंबर के राजा थे। पाल वंश की जो स्थापना है, संस्थापना, ये भी आप लोगों ने याद रखना किसने की थी, तो धर्मपाल जो है इसके सेकंड नंबर के शासक थे। तो इसके संस्थापक कौन है ये आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद में पाल वंश के जो सेकंड नंबर के संस्थापक, सेकंड नंबर के शासक है धर्मपाल, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग भी कराई थी, ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, रिपेयरिंग ऑफ नालंदा। ओके, ये भी आप लोग याद रख लेंगे आंसर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाती है। ओके, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ये सारा का सारा आपका है। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों के मेमोराइजर के अंदर में बहुत सारी चीजें डाली है, कितने लोगों ने उसको चेक किया है, ठीक है। मैंने आप लोगों को टारगेट भी दिया है, जितने भी केवीएस के स्टूडेंट है जो टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी को, कि आज रात तक आप लोग मुझे क्या करोगे, सारे के सारे मेमोराइजर्स याद करके दोगे। कितने लोग थे कल रात वाली पेड क्लास के अंदर में, हाथ ऊपर करके बता दो एक बार, है ना।
तो कल मैंने आप लोगों को टारगेट दिया, चैलेंज भी दिया है और रिक्वेस्ट की है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग जो है उनको सारा करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग जो है आगे बढ़े उसके अंदर में। ओके, इसीलिए कल मैं रात में 4:30 बजे रात तक भी आप लोगों के लिए वो डालता रहा मैं पूरा का पूरा। ठीक है, आज भी हमारे जो टीम बांडिया है, टेक्निकल टीम हमारी, ठीक है, उनके एक पर्सन, आज उनकी छुट्टी थी, फिर भी वो आज आए आपके लिए कि उसके अंदर में और चीजें ऐड करनी है उसके लिए। ठीक है, चलिए, मेगास्थनीज एक राजदूत था। राजदूत मतलब कि किसी एक दूसरे देश का था। ठीक है, भारत के अंदर में आया, जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा शासक के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। अब देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पर में पूछी जा सकती है आप लोगों से। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर में ये हो जाता है आप लोगों का कि भाई मेगास्थनीज जो है उसको भेजा किसने था, तो ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था उसको। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बारी आती है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दरबारी बन के, ठीक है, या एक राजदूत बन के, तो यह आया था ओके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसने मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ओके, इंडिका, इसको भी याद रखिए आप लोग, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है इसने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है एक दो चीजें और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, जिसको हम लोग डिटेल के अंदर में देखेंगे भी हमारी क्लासेस के अंदर में, हमारे जो भी अभी जो बड़े बड़े सेशंस होंगे, ठीक है, या जो आपका मेमोराइजर है, और मेमोराइजर के ऊपर में जो मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों की, ठीक है, केवीएस के अंदर में, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था किसके संपर्क में आने के बाद में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद में। और वो कहाँ चले गए थे, श्रावण बेल गोला। ठीक है, श्रावण बेल गोला नाम की जगह आप लोगों को आज के कर्नाटका के अंदर में मिलेंगी। वहीं पर उन्होंने जो है संथारा नाम की एक प्रथा होती है जैन धर्म के अंदर में, जिसमें अपने अंतिम समय में आप जो है अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हो और फिर अपना शरीर त्याग देते हो। ठीक है, तो खाना पीना छोड़कर शरीर त्याग देने वाली जो प्रथा है, उससे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना जो राजभार है अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था। उन्होंने बिंदुसार को सब कुछ सौंप दिया था और चले गए थे संन्यास लेकर भद्रबाहु के साथ में श्रावण बेल गोला के अंदर में, जो कर्नाटक के अंदर में मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ में पूछ रहा है भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ में बढ़ते हैं तो हमें किस क्रम में पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, सातपुड़ा, धौलाधर, विंध्या, शिवालिक। एक चीज तो आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड, सबसे पहली चीज के भाई पहले ऊपर में जो है ना आपकी सातपुड़ा, सबसे ऊपर में विंध्या रेंज है यहाँ पर में विंध्या, और नीचे में जो है यहाँ पर में सातपुड़ा है। ओके, तो कोई भी कंडीशन बन जाए आप लोगों की, कोई भी कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर में पहले 3 आएगा, 1 बाद में आएगा। कोई भी कंडीशन हो, 3 से पहले 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका 3 से पहले 1 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर में भी देखिए 3 से पहले 1 है। ओके, इसमें भी देखिए 3 से पहले 1 है। आप लोग आंसर्स की तरफ में चलिए, बट मैंने आप लोगों को एक और तरीका भी बता दिया। DSSS का क्वेश्चन है ये, ओरिजिनल एग्जामिनर के द्वारा बनाया गया। ओके, ओके, तो अब यहां पर में देखिए कि धौलाधर रेंज और शिवालिक रेंज, तो कल जाएंगे पीडीएस लेने। एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो क से हो जाता है आपका काराकोरम, काराकोरम, तो मतलब सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज है आपकी। ठीक है, ल से है लद्दाख रेंज, एल लद्दाख रेंज। फिर ज से है झास्कर, झास्कर रेंज। ठीक है, उसके बाद में है पीर पंजल रेंज, पीर पंजल, मतलब थोड़ा दूर दूर हो गई, बस समझ जाना आप लोग। फिर है धौलाधर रेंज, धौलाधर, और फिर सबसे नीचे में आती है शिवालिक रेंज। ये थोड़ा सा पास पास में कर लेना आप लोग, आपको दिखाने के लिए बस दूर दूर ये इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, ये समझ जाना है आप लोगों ने। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक। ठीक है, तो धौलाधर आएंगी और शिवालिक, तो 2 4 3 1, बस खत्म हो गया। इतना इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे किया जा सकता था इसको। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि ऊपर में सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज है, उसके बाद में लद्दाख, झास्कर, पीर पंजल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। और यहाँ पर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो आपको विंध्या रेंज ऊपर में मिलेंगे और सातपुड़ा। इसी से मैंने वैसे एलिमिनेट कर लिया था, लेकिन जस्ट आपको पूरा अगर फिर भी एकदम
मेक श्योर करना है तो आप लोग इसको पूरा भी कर सकते थे आराम से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश भारत के अधिकतम राज्यों के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। ठीक है, कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। चलो हम लोग ना इसमें काम करते हैं, गिनते हैं ताकि आप लोगों को इसमें याद हो जाए बेसिकली। ओके, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, इनमें से कौन करता है? अब देखिए, अगर मैं नेपाल की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, सबसे पहले नेपाल की। ठीक है, तो नेपाल के साथ में आप देखिए उत्तराखंड अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है। ठीक है, यहाँ पर में आप देखोगे पश्चिम बंगाल भी अपनी सीमा साझा करता है और सिक्किम करता है। तो 5 राज्य है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भूटान के साथ में देखिए सिक्किम करता है। ठीक है, भूटान के साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य करते हैं। ओके, अब हम बांग्लादेश के साथ में भी गिन लेते हैं। बांग्लादेश के साथ में देखिए फ्रेंड्स, एक है पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा है आसाम, तीसरा मेघालय। ठीक है, यहां पर में फिर से आसाम आ जाता है, यहां पर में त्रिपुरा, 4। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में 5वें नंबर पे आता है मिजोरम। ओके, तो 5 राज्य इसके साथ में, 5 राज्य नेपाल के साथ में, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, म्यांमार के साथ में देख लीजिए आप लोग, म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है, 4 राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हम गिनेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में चाइना के साथ में भी। ओके, तो चाइना के साथ में देखिए, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पर में देखिए सिक्किम हो गया, तीसरा यहाँ पर में हो गया आप लोगों का उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर में देखिए चौथा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर में आप देखोगे तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी, ये थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना है आप लोगों ने, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ओके, पाकिस्तान के साथ में कितने साझा करते हैं? आ जाओ पाकिस्तान को भी गिन लेते हैं। पाकिस्तान के साथ में एक, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा पंजाब। ठीक है, और चौथा और पांचवा यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, ये दोनों यूनियन टेरिटरी है, यूटी है दोनों के दोनों। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ में 3 स्टेट्स और दो दो जो है वो यूटी है, 2 यूटी। ठीक है, चाइना के साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से, तो 4 स्टेट और 1 यूटी। ठीक है, और कौन कौन से दिया था भाई ऑप्शन के अंदर में? भूटान, भूटान के साथ में 1 2, 1 2 3 4। ठीक है, तो भूटान के साथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो, ठीक है, 4 स्टेट और 0 यूनियन टेरिटरी। और कौन है ऑप्शन में? म्यांमार, 4 राज्य है। ठीक है, म्यांमार के साथ में 4 राज्य, म्यांमार के साथ में 4 राज्य है, 0 यूनियन टेरिटरी। अब देख लो इसके अंदर में आंसर क्या होगा आपका। पाकिस्तान जो है वो तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में केवल 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे 2019 का पीआरटी का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप। ओके, भूटान के साथ में 4 राज्य, 0 यूनियन टेरिटरी। ओके, म्यांमार के साथ में 4 राज्य, 0 यूनियन टेरिटरी। चाइना के साथ में 4 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी भी है। तो यहाँ पर में सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों का चाइना हो जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको? एग्जामिनर ने पूछा था, अब 4 ऑप्शन दिए, अब हमें निकालने हैं आंसर, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाने पड़ेंगे यहाँ पर में हमें, तो हम लोगों ने लॉजिक लगा दिया, सिंपल। ओके, इस तरीके से लॉजिक के साथ में आप लोगों को आंसर करना होगा। दिल्ली पहली बार किन राजाओं के तहत राजधानी बनी थी? एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है ये, DSSS पीआरटी के अंदर में, सीटेट में बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दिल्ली शहर जो है फ्रेंड्स पहली बार राजधानी बना था तोमर राजपूतों के समय में। ठीक है, तोमर राजपूत थे जिन्होंने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके बाद में फिर चौहान जो राजवंश था उनके समय में राजधानी बना, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स 1927 के अंदर में साइमन कमीशन बना था। ठीक है, तो साइमन कमीशन जब बना तो उसके अंदर में 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों जो है वो इंग्लिश थे,
इंग्लिश मतलब कि ब्रिटिशर थे। इट हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, जबकि ये आ ही रहा था भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए कि भारत का क्या भविष्य होगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए आ रहा था, लेकिन भारत इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। ये किसने सजेस्ट किया था कि कोई भारतीय इसके अंदर में नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर में बना था, तो लॉर्ड इरविन जो उस समय में भारत के वायसराय था, उसने ये सजेस्ट किया था कि साइमन कमीशन में से इंडियंस को बाहर ही रखना चाहिए। ठीक है, 7 मेंबर्स थे, सातों के सातों ब्रिटिशर्स। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, भारत में 3 फरवरी 1928 को लैंड हुआ, भारत में पहुंचा। इसका जगह जगह पे विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और ऐसे ही एक विरोध में लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय, ठीक है, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज की गई, और उस लाठीचार्ज के अंदर में वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन से व्यक्ति है जिनकी लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज की वजह से बाद में मृत्यु हो गई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये क्वेश्चन सुपर डेट में भी आया था ना आप लोगों का कि लाला किसकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय। एक अंतरराज्यीय परिषद है। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? देखो अंतरराज्यीय, देखो सिंपल सी बात है, इंटरस्टेट काउंसिल जो है ना, इसका एक आर्टिकल है आपका 263, और हर वह कमीशन या हर एक जो है काउंसिल या परिषद जिसका आर्टिकल है, ठीक है, वो क्या होती है आप लोगों की? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है। तो स्टैच्यूटरी तो नहीं है। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है जिसको कानून के द्वारा बनाया गया है। इसको कानून नहीं भाई, इसका तो डायरेक्ट आर्टिकल है। कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनको कानून के द्वारा बनाया जाता है, उनको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं, और जिसका आर्टिकल ही है डायरेक्टली, कानून की जरूरत नहीं है जिसकी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, संवैधानिक निकाय। बट और भी ऑप्शन है, उनको देखते हैं। इसको होम मिनिस्टर हेड करता है कि नहीं? इसको प्रधानमंत्री हेड करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, बट इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है, वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के ऑर्डर पर इसकी स्थापना होती है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से इस क्वेश्चन को बनाया, लेकिन आप लोगों ने उतनी ही चालाकी से इसको क्या किया आप लोगों ने? ठीक है, आंसर भी कर दिया इसका। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से भारत के किस मंदिर को काला शिवालय या ब्लैक पगोड़ा के रूप में जाना जाता है? एकदम स्पीड में आंसर कर देंगे, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। नरसिंह देव वन, ठीक है, नरसिंह देव वन, इन्होंने बनाया था 13वीं शताब्दी के अंदर में इसको। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक थे। सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कौन से राज्य के अंदर में? आप लोग आंसर करेंगे, कौन से राज्य में है ये ब्लैक पगोड़ा या सन टेम्पल, सूर्य मंदिर? ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारत में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ बनवाया गया। ठीक है, तो देखो भारत के अंदर में आज भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, कुतुब मीनार के निकट में एक लौह स्तंभ मिलेगा। तो आप लोग बताइए, ये जो लौह स्तंभ है, ठीक है, बताइए जल्दी से। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में, ठीक है, कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वहीं पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी आपको मिलेंगी। उसमें एक लौह स्तंभ भी है, एक ऐसा लोहे का जो है खंबा। ये जो लोहे का खंबा है, ये करीब 1500 साल पुराना है, और इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य, ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो गुप्ता वंश के शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनका नाम इसके ऊपर में मिलता है, तो इन्होंने बनवाया था इसको। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर में ये लोहे में फॉस्फोरस मिलाया गया था। इसी वजह से आज देखोगे, आज तक इसके ऊपर में जंग लग के ये खराब होके गिर नहीं गया, अभी भी ये है खड़ा। ठीक है, लंबे समय तक इसके ऊपर में जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इस उनको ये पता था कि भाई अगर लोहे में फॉस्फोरस मिला दिया जाए तो उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। राजस्थान पंचायती राज को किस जिले में लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य था? तो राजस्थान जो है,
पहला राज्य बना था भारत के अंदर में जिसने पंचायती राज को लागू किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक बागडरी गांव था। ठीक है, वहां से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था, बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959। अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए तो बागदारी या बागडारी भी बोला जाता है उसको, बागडारी विलेज। ठीक है, नागौर जिले के अंदर में, तो नागौर जिला, ठीक है, बागडारी गांव, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था जिसने बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश के आधार पर 3 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया था। ठीक है, और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहले विलेज पंचायत, विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक पंचायत, ठीक है, ग्रुप लेवल पे मतलब पंचायतों का समूह, और पूरे जिला स्तर के ऊपर में डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी, ये पूरा जो है ना स्ट्रक्चर कि क्या है, कैसा है, कब आया था, कौन से दिन इफेक्टिव हुआ, ये सारी जानकारी आप लोगों को दी हुई है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है इसको कमेंट के अंदर में लिख दें, ताकि आप लोग जो है इसमें समझ सके कि बेसिकली क्या है, क्या चीज ये। तो देखिए, पंचायती राज वाला जो है ये कानून 73rd नंबर के संविधान संशोधन से आया था 1992 में, लेकिन इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से हम 24 अप्रैल को, ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे म्युनिसिपैलिटी या नगर पंचायत की, ठीक है, नगर निकाय, शहरी निकाय भी बोला जाता है उनको, तो 74वां संविधान संशोधन था, 74th, 1992 में ही, उसी के बाद में लाया गया था, उसके साथ में ही। लेकिन इसको लागू किया गया 1 जून 1993 को। ठीक है, उसके बाद में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये लागू कब हुआ था, म्युनिसिपैलिटी वाला, शहरी नगर निकाय कब लागू हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज इसको भी आप सभी लोग याद रख लीजिए। ओके, चलिए, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि पूना समझौता जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था। वैसे ये हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो 24 सितंबर, ठीक है, 1932 को पुणे की, पूना जो है उसकी यरवड़ा जेल के अंदर में हुआ था, ये यरवड़ा जेल में। ठीक है, हुआ किसके किसके बीच में था? तो गांधी जी और डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के बीच में हुआ था ये। एक्चुअल में जो उस समय में चीज थी इस तरीके की कि रैमसे मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि जो दलित लोग हैं उनको एक अलग निर्वाचक मंडल दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि उनको हिंदुओं से अलग कम्युनिटी माना जाएगा। अगर वो लागू हो जाता तो जो दलित या फिर जो सो कॉल्ड नीची जाति के, हाँ, जिनको बोला जाता है, ठीक है, या जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, वो हिंदू से अलग हो जाते। यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने जगह पे सही थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उन लोगों को उनके अधिकार मिले जिनको हजारों सालों से अलग थलग रखा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने जगह पे सही थे, ठीक है, कि ज्यादा अधिकार मिलेंगे तो फिर तरक्की कर पाएंगे। डॉक्टर गांधी जी अपने जगह पे अलग तरीके से सही थे कि अगर मान लीजिए कि दलितों को अलग कर दिया गया तो हिंदू धर्म हमेशा के लिए बट जाएगा, और दलित अलग मान लिए जाएंगे और हिंदू धर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदू धर्म में ही बंटवारा हो जाएगा ये। तो इस तरीके से दोनों अपने जगह पे सही थे। गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो गांधी जी की जान को खतरा था, तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है बोला कि चलो ठीक है यार, अगर इनको कुछ हुआ तो गांधी जी को तो जबरदस्ती फिर हमेशा यही होगा, दानिश सर जब भी पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि अम्बेडकर जी की वजह से गांधी जी की मौत हो गई थी। ठीक है, और बच्चे लोग फिर कमेंट करेंगे, क्योंकि बच्चे तो भाई किसी के नहीं होते। मैं, आप देख लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, बच्चे कमेंट करेंगे। आपने देखा ही होगा यहाँ पर में। तो बच्चे फिर किसके बारे में कमेंट करेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो आप लोगों के, देखिए, आप लोगों के वजह से उनको भी डर था, अम्बेडकर जी को, कि ये किसी के नहीं होते भाई, ये कमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ भी कुछ भी, घर पे बैठे बैठे मोबाइल ही तो चलाना है, ठीक है, टाइप ही तो करना है। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी तो जेल के अंदर में थे, तो गांधी जी के बिहाफ पे गांधी जी ने बोला कि मदन मोहन मालवीय को उन्होंने नॉमिनेट किया था, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जो है उनको नॉमिनेट किया था कि भाई तुम मेरे बिहाफ में क्या करो, ये डॉक्यूमेंट साइन करना। तो गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय ने इसको साइन किया था। ठीक है,
एस्थेनोस्फीयर किसका हिस्सा है? एस्थेनोस्फीयर देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, ओके, उसका जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है, और फिर जो बीच में है, ठीक है, यहाँ पर में इस तरीके से, इसको बोला जाता है मेंटल, ठीक है, और अंदर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कोर। ओके, तो ये जो मेंटल है ना, उसी के में एक जो है, एक जो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला, मतलब मेंटल का ऊपर वाला जो भाग है जो क्रस्ट के साथ में लगता है, उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो अपर मेंटल मतलब कि क्रस्ट के जब जस्ट नीचे में जहां से मेंटल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मेंटल स्टार्ट होके थोड़े दूर तक जो रहता है एरिया, वो आप लोगों का कहलाता है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एस्थेनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है, अपर मेंटल का, तो क्रस्ट के जस्ट नीचे में जब मेंटल स्टार्ट होती है तो उसको एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। याद रहेगा क्या आप लोगों को ये? ओके, लौटता हुआ मानसून ब्लैंक में भारी वर्षा करता है, कहां पर में भारी वर्षा करता है लौटता हुआ मानसून? अब देखो, रिट्रीटिंग मानसून जो होता है ना, आप समझिए कि क्या है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून इस तरीके से जो मानसून है, ठीक है, वो वापसी के समय में जब ये होता है ना, तो इस तरीके से, ओके, ऐसा आके इस जमीन के तरफ में आता है और फिर से वो जाता है बंगाल की खाड़ी के तरफ में। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तट वाला, यहाँ पर मैं बहुत भारी बारिश करता है। अगर मैं सौराष्ट्र की बात करूं तो सौराष्ट्र पड़ेगा इधर में, गुजरात वाला हिस्सा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। गंगा का मैदानी इलाके की बात करूं तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर में भी नहीं होता है। कोंकण के तट की बात करूं मैं यहाँ पर में, तो कोंकण का तट ये है, यहाँ भी नहीं होता, ये भी नहीं है, गंगा का मैदानी इलाका भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा कोरोमंडल तट, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो इलाका है ना, इसका तटवर्ती इलाका, यहाँ पर में ठंड के मौसम में आपको भारी बारिश दिखेंगी। नवंबर दिसंबर के मौसम में वहां बारिश आती है, कई बार बाढ़ जैसे हालत हो जाते हैं वहां पर में। तो ये होता है लौटते हुए मानसून की वजह से, ठीक है, लौटते हुए मानसून के वजह से। ये है कोरोमंडल तट आपका, तो यहाँ पर में होती है वो बारिश। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ईयर एंड सेल आप लोगों की चल रही है फ्रेंड्स, आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एईडीओ का आप लोगों का एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है, तो अब आपके पास में अच्छा समय बन गया है, अप्रैल वगैरह के अंदर में एग्जाम होंगी, तो उसमें आप लोगों को मदद हो जाएंगी, ठीक है, तो आप उसके साथ में जुड़ सकते हो। टीआरई की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। तो देखिए, यहाँ पर में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है फ्रेंड्स, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था, मेन जो व्यक्ति थे, ठीक है। जगदीशपुर आरा के ये जमींदार थे, 80 वर्षीय जमींदार थे। ओके, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, अलग अलग इलाकों से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे और उनके विद्रोह को किसने दबाया था वो भी आपको याद रखना है। तो कुंवर सिंह 80 साल के एक ओल्ड जमींदार, जगदीशपुर आरा के पास में जगह, वहां के जमींदार थे, ठीक है। तो उन्होंने कमान संभाली अंग्रेजों के खिलाफ, लड़ते लड़ते बाद में वो शहीद भी हो गए थे, ठीक है। इलाहाबाद जो है, यहाँ से जो कमान संभाल रहे थे वो थे मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद के अंदर में। ओके, तो अलग अलग जगह से पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन कहाँ से थे, और क्योंकि 1857 का विद्रोह तो कुचल दिया गया था, तो कौन से अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन्होंने कहाँ कहाँ पर में इस विद्रोह को कुचला था, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये मैं आपको मेमोराइजर के अंदर में डाल दूंगा। और जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इसी तरीके से पढ़ते रहे, बहुत सारी चीजें करें, वो पेड क्लास के अंदर में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहां पर में भी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। तो अगर मान लीजिए कि कल जाके यूट्यूब वगैरह के ऊपर में कम क्लासेस होती है, तो आप पेड ऐप के अंदर में आ जाइएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास में निहित है? अब ये हेबियस कॉर्पस, देखिए रिट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती है जो कोर्ट्स जारी करते हैं। ओके, 5 प्रकार की रिट है जो कोर्ट्स जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में भी रिट जारी करने का अधिकार है, और हाई कोर्ट के पास में भी है रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है। तो रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। तो कहीं पे बोथ ऑप्शन दिया है क्या भाई? देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है,
तो ए एंड बी। ओके, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। और आर्टिकल नंबर 226 जो है, जो हाई कोर्ट से डील करता है, तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत ये बोला गया है कि हाई कोर्ट चाहे चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो आपका जो है कोई और मामला हो, उनके लिए रिट जारी कर सकता है। मतलब रिट जारी करने में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास में रिट। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट होती है। अगर आप चाहते हो कि पांचों प्रकार की रिट मैं जारी आपको करवा दूं, ठीक है, याद करवा दूं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मैक्सिमम बच्चे अगर कमेंट करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ठीक है, पांचों प्रकार की रिट है यहाँ पर में, और बहुत ही इजी है, सच उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। ओके, पेड क्लास के अंदर में हम लोग हमारी आर्टिकल्स वाली क्लास के बाद में अमेंडमेंट करेंगे, और अमेंडमेंट के बाद में ये पांचों प्रकार की रिट पढ़ने वाले हम लोग। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, तो हमारे देश का जो संविधान बन रहा था, तो वो किस प्रकार का बनेगा, कैसा रहेगा संविधान, ठीक है, इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके ऊपर में बहुत गहरी चर्चा हुई, और गहरी चर्चा के बाद में फाइनली 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया। तो अब इसके अंदर में आप लोग देखिए अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों के बन गए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पहला बनता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से तारीख को प्रस्तुत किया था? तो आप लोग लिखेंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, कौन से तारीख को पेश किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हुआ था? और उसी दिन हमारे अभी कल या परसों के दिन ही तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया हुआ था हमारे क्लास के अंदर में कि भाई हमारे देश को एक संविधान दिया जाएगा, ये निर्णय या ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव का पारित होना ही वो प्रस्ताव था कि हम भारत को एक संविधान देंगे, और जब तक संविधान दे नहीं देते तब तक काम करते रहेंगे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर में था कि हम भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाएंगे, भारत जो है राज्यों का समूह होगा, वगैरह वगैरह जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर में लिखी हुई थी। ठीक है, जो हमारी प्रियम्बल है ना, उसी को आप समझ लीजिए, वो सारी चीजें उसमें थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो करने वाले हैं। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद में। ओके, अब एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 52वें नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड है? ओके, तो 52वें नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ओके, वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ए पार्टी से चुनकर आया है, ठीक है, ये चुनाव इस पार्टी से जीता है, और अब वो दूसरी कोई पार्टी में जाना चाहता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, अब ये जो दल बदल विरोधी कानून है, ये आपको बताना है कि ये कौन से साल में आया था। तो ये दल बदल विरोधी कानून या 52वां संशोधन जो है, इसका ईयर आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये ईयर है आपका 1985। प्रधानमंत्री भी पूछ लिए जाते हैं कि उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे राजीव गांधी। ठीक है, साहसिक फैसला था क्योंकि काफी विरोध भी हुआ था इसका, लेकिन उन्होंने फिर भी एक कड़ा कदम उठाया। अब एक और क्वेश्चन आपसे बनता है इसके अंदर में कि इस 52वें संविधान संशोधन के जरिए कौन से नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया? तो 10वें नंबर की 10th जो शेड्यूल है, शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर में 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी इसके अंदर में। ठीक है, अनुसूची, 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची इसके अंदर में जोड़ी गई थी। प्लीज इसको भी याद रख लेंगे आप सभी लोग। ओके, निम्न में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आप लोगों को। तो आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद के अंदर में इन्होंने कमान संभाली हुई थी। ठीक है,
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो फर्स्ट इन इंडिया, अगर आप चाहते हो कि इसको भी मेमोराइजर में डाल दूं तो हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो आप लोग, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, 1 तारीख तक आप लोगों को, 1 तारीख से पहले पहले आप लोगों के लिए, जितने भी जो बच्चे जुड़ रहे हैं टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज में, उन लोगों के लिए जो एआई कोर्स, एआई जो है वो फ्री है। उसके बाद में अलग से आप लोगों को उसके लिए चार्ज लगेगा, तो आप उससे पहले जुड़ सकते हो। ओके, तो हीरालाल जे कानिया आंसर हो जाएगा। अभी 53rd नंबर के जो चीफ जस्टिस है वो है, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। हमारे भारत का आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 इस बारे में कहता है कि हमारे भारत के अंदर में चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के जो है सिग्नेचर से। ये फर्स्ट इन इंडिया वाली लिस्ट डाल दी जाए मेमोराइजर में, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जितने भी बच्चे पेड क्लासेस में जुड़े हुए हैं, जो प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स ये हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए ये डाल दूंगा इसको। ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट इन इंडिया वाला है पूरा का पूरा, और ये फर्स्ट वुमेन वाला है पूरा का पूरा। जैसे फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, पहली वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, वह फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीरा कुमार वाला, फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, एनी बेजेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 में कलकत्ता के अंदर में, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीरा साहिब फातिमा बीबी, वो जज थी, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस जो है नागरत्ना जी जो है वो बन सकती है। ठीक है, आगे में जाकर अगर वो सही रही तब तक तो। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशन विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल, ठीक है, 86 के अंदर में। ठीक है, और 19 फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न इंदिरा गांधी 1971 के अंदर में। ठीक है, अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन बोला है ना, सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर के अंदर में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की है ये, क्योंकि इंडियन तो चलो एक ही है, राकेश शर्मा ही गए अकेले, इंडियन ओरिजिन की थी, तो इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल की, क्योंकि जब ये अंतरिक्ष में गई थी तब तक उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, तो कल्पना चावला भारतीय मूल की। पूरा का पूरा है, आपको डिटेल में जाया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में भी जो है ये इस तरीके से पूरा का पूरा मिल जाता है। तो टीचिंग परीक्षा के जो टेलीग्राम ग्रुप्स है, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप, उस पर जुड़ जाइए। केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जुड़ जाइएगा आप लोग, ताकि आपको सारी चीजें मिल सके। ठीक है, और आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत बढ़िया सी चीज आप लोगों के लिए आने वाली है, हर किसी बच्चे के लिए। ठीक है, आपकी पढ़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। तो बताइए कि यंग बंगाल आंदोलन, कई बार एग्जामिनर जो है ना वो यंग बंगाल को तरुण, तरुण मतलब बेसिकली क्या होता है, वो जो यंग लोग होते हैं ना, तो यंग बंगाल आंदोलन वैसे 99.99% टाइम यंग बंगाल आंदोलन ही आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर जो है वो कर देता है इस तरीके से हरकत। तो हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन, तो यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डिरोजियो। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा, कल ही मैंने आप लोगों को कराया है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 के अंदर में कलकत्ता में स्थापित किया था। 1859 के अंदर में उन्होंने ब्राह्मण समाज के अंदर में इसको मर्ज कर दिया था। तत्वबोधिनी पत्रिका भी उन्होंने ही निकाली थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एमजी रानडे, स्वामी दयानंद सरस्वती तो नहीं थे, ठीक है, ज्योतिबा फुले भी नहीं थे, तो एमजी रानडे, आत्माराम पांडुरंग, इनमें से बताइए जल्दी से, क्योंकि दोनों का ही अपने अपने जगह के ऊपर में अलग अलग योगदान है। संस्थापक बोला है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में हुई थी, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है फ्रेंड बॉम्बे के अंदर में 1867 में, ठीक है, 1867 के अंदर में आत्माराम पांडुरंग ने की थी बॉम्बे में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए मैडम ब्लावत्सकी, ठीक है, और कर्नल ऑलकोट, मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकोट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के अंदर में न्यूयॉर्क के अंदर में की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, न्यूयॉर्क के अंदर में। ओके, बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत के अंदर में शिफ्ट कर लिया गया था, भारत के अडियार नाम की जगह पे। अडियार नाम की जो जगह है आप लोगों को आज के चेन्नई के पास में मिलेंगी। ठीक है, पहले उस चेन्नई को मद्रास कहा जाता था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? देखिए ये जो सारी चीजें है ना, ये मैं पूरा आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपकी इसके अंदर में से आंसर आपको याद हो जाए, ये मेमोराइजर में भी दे दूंगा आपको। परमहंस मंडली की जो स्थापना है दादोबा पांडुरंग ने की थी 1849 के अंदर में, बॉम्बे के अंदर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा ये। ठीक है, रहनुमाई मस्जिदान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पारसी भाषा का एक पारसी आंदोलन था, पारसी लोगों का, जरोस्त्रवादी जो लोग है, पारसी लोग जिनको बोलते हैं हम लोग, दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे। ठीक है, तो वो इसके फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर। रहनुमाई मस्जिदान सभा 1851 में बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। फुल कोर्स जो है आप लोगों को उसके अंदर में इसको करवाया भी है मैंने। चलिए, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी, बता दो। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और जितना ज्यादा आप लोग जो है समर्थन दोगे, जैसे मैंने अभी आज देखिए, आज मैंने आप लोगों को लाइक करने के लिए बोला, नहीं तो 1000 लाइक्स कंप्लीट होने के, आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो रेसिप्रोकेट करते नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि किस तरीके से जो है काम करती है दुनिया। बाकी एक और चीज है कि टीचिंग परीक्षा पे कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहे हैं। कल भी मैंने बहुत सारे मेमोराइजर में डाले हैं, आज भी जो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो भी मेमोराइजर में डाल दूंगा, तो आपका फायदा होगा। एक चीज याद रखिएगा कि जितना ज्यादा लंबा समय आप लोगों को मिलेगा पढ़ाई करने के लिए टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है उनके मदद से आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, इसको आप एक ऐसे तरीके से भी समझिए कि समय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि इस तख्ती पर कुछ ऐसा लिखो जिसको मैं दुख में पढ़ूं तो खुशी हो, और खुशी में पढ़ूं तो दुख। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करिए आप लोग, अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है, जितना ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हो उतना करिए, ये समय है आप लोगों का। ठीक है, जो है मेहनत करने का। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करिए, हम लोग भी आपके साथ में कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे मेमोराइजर आप लोगों के लिए डाल दूंगा मैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे, तो उसको प्लीज अच्छे से करिए, जितनी ज्यादा कर सकते हो। मुझे जो आज का जो डेटा दिया गया है, 1,91,000 रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, नया रिकॉर्ड बन गया है। कल 1,19,000 थी, आज जो है मतलब जो उससे पहला डेटा था मेरे पास में, कल का जो डेटा आया है वो है 1,91,000 का, 1,91,000 का, कि इतने बार जो मेमोराइजर है उस पर रिक्वेस्ट भेजी है अलग अलग बच्चों ने, मतलब बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, कि अभी भी मौका है, जितना ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ओके, रिक्वेस्ट होता है मतलब कि बेसिकली जब आप एक बार कोई टेस्ट देने के लिए बटन दबाते हो ना, तो उसको एक रिक्वेस्ट काउंट किया जाता है। तो जितने बार टेस्ट दे रहे बच्चे, और मैंने आपको स्कोर बूस्टर जो मैंने लगाया हुआ है उसको मैंने आपसे कहा है कि उसको आप अच्छे से पढ़िए, तो प्लीज आप लोग उसको करते करते रहिए। ओके, मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ यहाँ पर मैं, जस्ट अ सेकेंड, तो हमने बहुत सारी चीजें उसके अंदर में जोड़ भी दी है अभी। ये आप देखिए, आपके मेमोराइजर के अंदर में आप जाते हो, एक गिफ्ट है टीचिंग परीक्षा की तरफ से, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और आप देखिए स्कोर बूस्टर के अंदर में जो जो भी चीजें डाली हुई है, ये हिस्टोरिकल बुक्स मैगजीन ये डाल दिया आपके लिए। एक देखिए नया फीचर आया है इसमें, कि आपके लिए यहाँ पर में ना, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ देखोगे आप, तो इस तरीके से पीडीएफ खुल जाएगा आप लोगों का। ये देखिए आप लोग, ठीक है, पूरा आप लोग पढ़ सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पूरा पढ़ सकते हो, फिर उसके ऊपर में आप लोगों को टेस्ट देनी है। ठीक है, पूरा पढ़ लोगे आप लोग, उसके ऊपर में फिर आपको टेस्ट देनी है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में देखिए आप लोगों के लिए कई जगह पे मैंने इमेजेस भी डाल दिए, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल की इमेज डाल दी है मैंने, बाइलिंगुअल आपके लिए। आप देखिए यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड। चलिए, स्क्रीन आप लोगों की तरफ में शो नहीं हो रही थी, एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप जैसे ही जाते हो,
ठीक है, अंदर में बहुत सारी चीजें दिख जाती है। ये स्कोर बूस्टर को बहुत अच्छे से करना है, सारा ही करना है आप लोगों ने, लेकिन ये स्कोर बूस्टर वाले का मैंने पहला टारगेट आप लोगों को दिया हुआ है पेड स्टूडेंट्स को। तो स्कोर बूस्टर प्लीज अच्छे से करिए, सारे के सारे याद करके देंगे आप लोग मुझे, हर एक चीज आपने याद करके देनी है। आप देखोगे हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर में, जैसे यहाँ पर में एक ये चीज है ना, आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर में पूरा ये ऐसे आपके पास ये भी आ जा रहा है पूरा, ठीक है, पीडीएफ। पहले नहीं आ रहा था, अब हमारी टीम ने यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। हमने यहाँ पर भी आप लोगों के लिए देखिए इमेज वाला सेक्शन भी डाल दिया कि आप फटाक से पढ़ ले, पहले पढ़ लीजिए इससे, ठीक है, और फिर जाइए फिर टेस्ट अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके, तो आप देखोगे एलिजिबिलिटी वाला जो है वो भी डाल दिया है यहाँ पर। ओके, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कल डाल दिया है आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट वाली और जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई है उनको भी डाल दिया है। तो इस तरीके से हम डालते जा रहे हैं। ग्रैंड स्लैम वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर मैं डाल दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद में फिर से उसकी करो, ठीक, उसकी प्रैक्टिस करो। ये देखिए आप लोग फिल्म फेयर अवार्ड भी आप लोगों के लिए, जो फिल्म अवार्ड जो है, और ऐसे ही बाकी के भी सारे आप लोगों के लिए यहाँ पर में हम डाल रहे हैं। तो इसके अलावा बाहर आओगे तो और आपको मिलेंगे। देखिए मैंने पूरे आर्टिकल्स आपके लिए डाल दिए, अनुच्छेद 7 सेक्शंस आप लोगों के बने हैं। ओके, ये आर्टिकल्स, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी डाल दिया है। मैं नेक्स्ट टारगेट आपको दूंगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आप लोगों ने याद करने हैं। ये पेड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, और उन बच्चों के लिए, ठीक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स में ज्वाइन कर लिया। मेमोराइजर एक तरीका है जिसके अंदर में आपको याद करने में सारी चीजें, जो लिस्ट होती है, जो बड़े बड़े फैक्ट्स होते हैं, वो याद करने में आसानी होती है, ठीक है। सर देखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे भी बोल रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको मजा आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए गुड। तो ऐसे ही आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, बच्चों को पसंद आ रहा है, और जो बच्चे जुड़ चुके प्लीज ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे जुड़ सकते हैं, तो सिंपल सा जो है आपके लिए तरीका है, आप या तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या फिर 7611101101 इस नंबर पे, या फिर आप लोग 96978888 444 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली जाकर भी आप लोग कर सकते हो एनरोल। ओके, वहां पर मैं आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चे देखिए बता रहे हैं कि वेरी हेल्पफुल फीचर, बाकी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। कंप्यूटर का भी डलवा दीजिए सर, बिल्कुल कंप्यूटर का वैसे डाला हुआ है, मैं और डलवा देता हूँ, ठीक है, और डलवा दूंगा उसके अंदर में। सब याद हो गया है सर, देखिए यहाँ पर में बच्चे बोल रहे हैं कि याद हो रहा है उनको, और क्या चीज चाहिए भाई, उनको याद होता जा रहा है इस चीज से। तो ये जो हमने जिस विजन के साथ में लाया था इसको, ओके, ये बड़ी अच्छी चीज है कि भाई याद होता जा रहा है अब यहाँ पर में, ठीक है। सर मेरा भाई बोल रहा था कौन सा गेम खेलती है, हमको भी दो। देखो खेल खेल में पढ़ाई हो जा रही है, कितनी अच्छी चीज, खेल खेल के अंदर में पढ़ाई। मैं जीएस सेंटर जी, देखिए जो एजुकेशन पॉलिसीज है उनके ऊपर में ऐसा कोई क्वेश्चन उसके अंदर में उन्होंने दिया नहीं है आपके इसमें, ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर में, बट स्टिल जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम आपको करवाने ही वाले हैं वैसे भी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए मनी सिंह कौशिक जी भी आ गए हमारे साथ में, ठीक है, तो प्रणाम।